और जैसे ही हमारे लैंचिरैन अपनी बात कंप्लीट करते हैं तो वांगजी आगे आता है और उन चारों अल्फ़ा की तरफ देखता है बहुत ही ज़्यादा टीजिंग आइज़ से और कहता है कि बताइए, क्या अभी आप शादी करना चाहते हैं मुझसे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। बट वो बात है ना कि अगली ही रात आप मर जाएंगे। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर आप भी चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। और वैसे कहता ही है और वो चारों के चारों पतली गड़ी से कट लेते हैं, यानी चले जाते हैं। और वांगजी वहाँ खड़े होके तो बस हंस नहीं रहा था तेज़ तेज़, वरना उसके दिल में तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि ये चारों अल्फ़ा पर्वर्ट अल्फ़ा उस पर ना जाने कितने समय से लाइन मार रहे थे और उसे समझ आ रहा था, फिर वो जस्ट इग्नोर कर रहा था क्योंकि जब भी हैं वो उसके क्लासमेट्स हैं और कहीं के राजकुमार हैं तो वो सीधे उनकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकता है। बट अब ऐसी इनकी शक्ल देख के उसका दिल एकदम सुकून पा जाता है और वांगजी बस वहाँ खड़े होकर हंस रहा था। और तब वहाँ पर दो पर्सन आते हैं, एक तो हमारे नी हरसांग और दूसरी जियांग यानली। और वो वांगजी को एक एक तरफ उसकी शोल्डर्स को पकड़ लेते हैं और वांगजी उनकी तरफ बेबी आइज से देखते हुए कहता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो नी हरसांग कहता है, क्या हुआ? और तुम्हें मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा इस बारे में। मैं क्या करता, अंकल ने मना किया था। वो बहुत प्यार थी उन्हें मनाने की टोन में कह रहा था ताकि वो दोनों उसके ऊपर भड़क ना जाए। और तब न्यू हसांग कहता है, तुम मुझे गग कहती हो, बेस्ट फ्रेंड समझती हो और बताना ज़रूरी नहीं है कि तुम ही हो। तुम्हें पता था इसके बारे में? नहीं, मैंने पता नहीं तो नहीं था, बट मैं जानता था कि लैंग क्लैन में कोई स्पेशल है और तुम मुझे बता सकते थे ना। और मुझे लगा था कि अब तुम वो नहीं हो। हाँ, मैं स्पेशल हूँ, इसके बारे में भी मुझे बहुत बाद में पता चला, पहले से थोड़ी ना पता था मुझे। तुम मुझे बनाने की कोशिश मत करो, समझे? और मेरा क्या वांगजी, क्या तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं था कि मैं तो किसी को नहीं बताऊँगी? यानली, तुम तो अभी उससे मिली हो और ये देखो, मैं तो इतने साल से इसका दोस्त हूँ, बट एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा इस लड़के ने। और नहीं गगो, जियांग यानली, प्लीज़ नाराज़ मत हो मुझसे। नहीं, हम नाराज़ हैं। और वो ऐसा कहकर दोनों ही मुंह फुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी अपने गग की तरफ देख रहा था क्योंकि उन्होंने ही मना किया था नी होसांग को बताने के लिए। और वांगजी अब गुस्से में अपने गग की तरफ देखते हैं। लैन हुआन अपनी आंखों को चुराते हुए कहते हैं, थोड़ा घूम जाते हैं और उनकी नज़र उन एल्डर्स से मिलती है। और अब हमारे लैन हुआन चुपचाप धीरे से घिसकते अंकल चिरैन के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। और अंकल चिरैन तो कब से उन एल्डर्स को ही नोटिस कर रहे थे जो घूर घूर के अंकल चिरैन को देख रहे थे, क्योंकि अंकल चिरैन ने उन्हें तक ये नहीं बताया था कि वांगजी ही उसके डैड का अगला विरासत संभालेगा। वांगजी ही वो पर्सन है जो कि आइस फिनिक्स है। और तब लैन चिरैन के धीरे से कान में हमारे लैन हुआन कहते हैं कि अंकल, क्या हमारे पर चारों तरफ से मुसीबत आने वाली है? वो बहुत ही डरे हुए टोन में कह रहे थे। लैन चिरैन भी कहते हैं गल्फ करते हुए कि हाँ सिजैन, ना बता के गलती कर दी, अब चलो एल्डर्स की डांट खाने के लिए तैयार हो जाओ। वान कहते हैं, हाँ अंकल चलिए, आखिरकार मैंने तो पहले ही कहा था, बट आप तैयार नहीं थे। अब आपकी नेफ्यू है तो डांट तो खानी पड़ेगी, चलिए। और वो दोनों ही वहाँ से सारे एल्डर्स जैसे उसे घूर रहे थे उनके साथ चले जाते हैं कि आखिर बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि आखिर वो लोग ने आखिर उन्हें क्यों नहीं बताया। और धीरे धीरे करके सभी राजकुमार राजकुमारियाँ, सर्वेंट्स भी सब चले जाते हैं। और अब वांगजी और वहाँ पर सिर्फ हमारे मोशॉन्शु बचे थे। अब वांगजी उसके पास जाता है और वो देखता है कि मोशॉन्शु तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। तो वांगजी उसे हिलाते हुए कहता है कि मोशॉन्शु, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मोशॉन्शु कहते हैं, हाँ नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। हाँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारा ओमेगा फॉर्म बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ ओमेगा फॉर्म, हाँ मुझे पता है, वो तो विरासत है ना, और मुझे पता है वो बहुत खूबसूरत है। वैसे क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे ख्याल में सब क्यों सोच रहे हो? कोई बात है? नहीं मुझे नहीं तो
और वैसा कहकर वहाँ से भाग जाता है। भांगजी कहता है अब इसे क्या हुआ, और फिर वो भी अपने गगा और अंकल के पीछे चला जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे वो सभी एल्डर्स उन दोनों को घूर घूर के देख रहे हैं कि अगर नज़रों से कत्ल हो सकता था तो वो दोनों का कत्ल वही वो एल्डर्स कर देते। तो वांगजी भी उनके पीछे पीछे उसी हॉल में जाता है जहाँ पर वो लोग अभी भी गए हैं। वांगजी जैसे उस हॉल में एंटर करता है, वो देखता है कि उसके अंकल और गगा बहुत ही इनोसेंट बेबीज़ की तरह एक ग्राउंड पर बैठे हुए हैं, और वो सभी एल्डर्स एक स्ट्रिक्ट मालिक या पेरेंट्स की तरह बस उन्हें डांटने की देर ही है। और जब वांगजी कहते रुकिए रुकिए रुकिए, इसमें मेरी गगा और अंकल की कोई गलती नहीं है। तो फिर वो सभी एल्डर्स कहते हैं क्या हम लोग कोई बाहर के हैं कि इसे बताना ज़रूरी नहीं समझा इसने। माना कि ये कुल प्रमुख था उस समय का और उसके बाद सिचैन बना, बट क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्या कोई इज्जत नहीं है हमारी, क्या हम तुम्हारा बुरा चाहते थे कि ये बता नहीं पाया हमें। भांगजी माहौल को बहुत ज़्यादा गर्म फील करता है और तो फिर लाइट करते हुए कहता है कि हाँ उस समय के वो कुल प्रमुख थे, और उस समय जैसा कि सिचुएशन था बाबा के अचानक से क्यों ख़त्म हो जाने पे, क्या आपको लगता है कि अगर बात बताई जाती और कहीं से भी गलती से भी ये बात लीक हो जाती तो मुझ पर खतरा नहीं आता। एक आइस फिनिक्स अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उस समय आइस फिनिक्स बहुत कमज़ोर होते हैं, जैसे मैं था उस समय, और क्योंकि बाबा मेरे प्रोटेक्शन के लिए वहाँ नहीं थे तो फिर मेरी प्रोटेक्शन किसी को तो करनी थी ना। और अगर बात गलती से भी लीक हो जाती तो मेरी जान पर बात आ जाती, और उस समय तो अंकल ये नहीं अफोर्ड कर सकते थे ना, गगा भी छोटे थे और मैं तो बहुत छोटा था, तो ये बात गलत नहीं थी। तो फिर भी क्या वो बता नहीं सकता था कि हम तुम्हें चोट पहुंचाते। मैं मानता हूँ कि आप मुझे चोट नहीं पहुंचाते, बट क्या ये गलत नहीं है, मतलब क्या ये सही है। हम अपनों को तो प्रोटेक्ट करते हैं ना, और ये कहीं का भी नियम नहीं है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट या अपनों को नहीं कर सकते। और वैसे भी उस समय अंकल को जो सही लगा उन्होंने किया। और रही बातें न जानने की, तो अगर आप लोग जान भी जाते तो ऐसा क्या अलग हो जाता, क्या अलग करते आप लोग मेरे लिए कि अगर अंकल का बताना ज़रूरी था। हर वो कलाएँ, हर वो विद्या सीखी है मैंने, हर वो चीज़ सीखा है मैंने जो ज़रूरी है, तो फिर आप लोग जान जाते हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता, कोई बात अलग नहीं होती। ये मेरा केवल एक फॉर्म है, मेरे पास केवल एक पावर है जो अभी अनसील हुई है, जिसकी मदद से मैं ये नायरन जहाँ भी है उसे सिक्योर कर सकता हूँ, उसे फिर से अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक के लिए सील कर सकता हूँ, बस और कुछ नहीं। इससे कुछ बदल नहीं जाएगा। मैं कोई अलग प्रजाति का इंसान नहीं बन गया हूँ, मैं अभी भी वही वांगजी हूँ और तब भी वही रहता। आप लोग के जानने या ना जानने से बातें अलग या नहीं हो जाती। प्लीज़ आप सब समझते हैं ना, आप सब तो एल्डर्स हैं ना, तो आपको मैं बच्चों की तरह क्यों समझाऊँ। वांगजी पाउट करते हुए कह रहा था, और ये देखकर तो सभी एल्डर्स के चेहरे पे एक हल्की सी फेंट सी स्माइल आ जाती है। और फिर वो कहते हैं चिरैन की तरफ देखते हुए कि चिरैन अगली बार से ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करना। अगर वांगजी का कोई भी बच्चा हुआ तो हमें सबसे पहले बताओगे कि वो आइस फिनिक्स है या नहीं, समझे। और वैसा कहकर धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते हैं। वांगजी अपने अंकल और गगा के पास आता है, जो एकदम सर नीचे झुका कर वहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि वो एल्डर्स तो लैन चिरैन के भी एल्डर्स थे, उनसे भी बड़े थे, इसीलिए लैन चिरैन भी अपने सर को झुका कर वहाँ बैठे हुए थे। तो वांगजी कहता है अब वो गए, अब आप सर उठा सकते हैं। वैसे अंकल आपने उन्हें बताया क्यों नहीं। तो चिरैन कहते हैं कि तुम्हारे बाबा की जो मौत है वो तुम्हारी माँ के सदमे में नहीं हुआ था, किसी ने उन्हें जहर दिया था, ऐसा जहर जो आइस फिनिक्स को उसके अल्फ़ा फॉर्म को या ओमेगा फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर ऐसा उस आइस फिनिक्स अगर हुआ तो वो इंसान भी मर जाता है, और ऐसा ही तुम्हारे बाबा के साथ हुआ था। उस समय उनमें बहुत ज़्यादा खतरा था, और तुम उस समय केवल 3 से 4 साल के थे, और ये मैं सह नहीं सकता था कि तुम्हें कुछ हो जाता। तुम अगली की जनरेशन हो, मैं कैसे करता। इसीलिए मैंने इस बात को उस समय दबा लिया, छुपा लिया, और तब से मैं उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने ये जहर बनाया और तुम्हारे बाबा को दिया। क्या? हाँ वांगजी, चिरैन कहते हैं मेरे बाबा नहीं, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें छोड़ के नहीं गए थे, या तुम्हारी माँ के गम में नहीं, ये तो मैंने फैलाया था बात ताकि उसे कवर हो जाए। वो इंसान
अपने बिल से बाहर आए, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं इतने सालों से तो ढूंढ रहा हूँ, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा जहर बनाने का तोड़, ऐसा इलाज आखिर क्या कौन कर सकता है। अंकल, उस समय क्लैन में कौन कौन थे? उस समय बहुत सभी लोग थे, क्योंकि यहाँ पे लैंटन फेस्टिवल था और सभी क्लैंस के लोग यहाँ पे आए थे, मौजूद थे। सभी एल्डर्स थे, सभी सेक्ट के लोग थे, न जाने कितने सारे लोग गेस्ट थे। मैं कैसे किसी एक पे शक करता? मैं नहीं जान पाया कि उस मेडिसिन को किसने बनाया है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने उस बात को दबा दिया, उसे अलग ही मोड में टर्न कर दिया और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया। और रही बात हुआन की, तो मैंने उसकी मदद ली इस बात को कवर करने के लिए, इसीलिए मैंने उसे सब कुछ सच बताया। और तुम्हारी शक्तियों को काबू करने के लिए भी मैंने उसे कहा था कि तुम्हें सिखाए कैसे ये सब काबू होता है। और जब तुम 12 साल की हुई, तब तुम्हें धीरे धीरे अपनी शक्तियों का रियलाइज़ होने लगा, तुम्हें पता लगने लगा कि आखिर तुम्हारी शक्तियाँ कैसी हैं। जब तुमने अचानक से पूरे ही हांशी को जमा दिया था, उसी समय वान को समझ आ गया था कि तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। इसीलिए मैंने वान की मदद से ये सब कुछ तुम्हें सिखाया, उसे काबू करना सिखाया, तुम्हें बताया कि तुम क्या हो। अंकल, हाँ वांग जी, और मैं तब से तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आज सब कुछ गलत हो गया और अब उस इंसान का टारगेट तुम हो। न जाने वो इंसान कौन है, और मैं डर रहा हूँ वांग जी। मैं नहीं चाहता था ये आइडेंटिटी बाहर आए, बट वो आ गई। फिक्र मत कीजिए, मैं अपने अल्फ़ा से बात करूँगा। उसे याद है कुछ भी? नहीं, मुझे नहीं लगता, बट शायद से उसे पता तो नहीं है कि वो क्या है, बट शायद उसे कुछ पता है, क्योंकि वो कुछ गहरी सोच में था जब मैं उसके पास गया था। अब वो शांत हो गया होगा, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है वांग जी, बट हाँ, अब तुम्हें और भी ज़्यादा केयरफुल होना होगा, क्योंकि अब तुम पर सीधा खतरा है। कोई भी तुम्हें काबू कर सकता है, हार्म कर सकता है। हाँ अंकल, मैं अपना ध्यान रखूँगा, और अब से मैं जहाँ भी जाऊँगा, बाहर छुप कर भी, तो पहले गगो को बता दूँगा। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा जाओ, उससे बात करो, देखो कि उसे क्या पता है, क्या उसे कुछ पता है। ठीक है, मैं जाता हूँ। और तभी वहाँ से वांग जी मोशांशु के पास आता है। मोशांशु अपने कमरे में नहीं था, तो वांग जी वहाँ से सीधे उन खरगोशों के पास जाता है, क्योंकि जब भी मोशांशु थोड़ा सा उदास होता है, कंफ्यूज होता है, तो वो उन खरगोशों के पास चल जाता है, जैसे कि उसे मानो वहाँ सुकून मिलता है, चैन मिलता है। और वहाँ पर मोशांशु जाता है, और वहाँ पे वो मोशांशु था जो आराम से उन खरगोशों के साथ खेल रहा था। वांग जी वहाँ जाता है और कहता है मोशांशु। वांग जी को वहाँ देखकर मोशांशु कहता है, हाँ क्या हुआ वांग जी, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? क्या हम बातें कर सकते हैं? हाँ हाँ बैठो, क्या पूछना है? वैसे तुम्हें क्या लगता है किस बारे में, कि क्या मेरा अल्फ़ा ज़िंदा होगा, मेरा मेट, मेरा सोल मेट? पता नहीं वांग जी, जैसे तुम कह रहे हो, अगर वो एक फायर फिनिक्स है तो वो कैसे मर सकता है? केवल कुछ हमलों से नहीं, वो तुम्हारा मेट है। और जहाँ तक मैंने सुना है, मेट्स अगर एक ज़िंदा है तो दूसरा भी ज़िंदा रहेगा। वो दोनों ही मेट है, वो बॉन्ड है उन दोनों के पास जो एक दूसरे से उन्हें जोड़ कर रखता है। अगर एक ज़िंदा है तो दूसरे को कभी कुछ नहीं होगा, ये मैंने सुना है मेट के बारे में। अगर तुम ठीक ठाक हो तो वो भी कहीं होगा, बस हमें उसे ढूंढना होगा, हमें वो विंग को ढूंढना होगा वांग जी, ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, उन सब से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अब नज़रें तुम पर हैं। तुमने अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर दी है। क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? क्यों नहीं होगी तुम्हारी चिंता? दोस्त हो तुम मेरे, बेस्ट फ्रेंड मानते हैं हम तुम्हें, तो चिंता नहीं होगी तुम्हारी। क्या ज़रूरत थी ऐसे सबके सामने अपने इतने सुंदर ओमेगा फॉर्म को लाने की? तुम्हें पता है ना क्या हो रहा था? हाँ ठीक है, तुम टाल सकते थे, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैं 18 का हो चुका हूँ और अब कभी भी मेरी हीट आ सकती है, और अब मुझे चाह कर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा मेरी हीट में। और मैं डरता हूँ कि कोई और अल्फ़ा मेरा फ़ायदा ना उठा ले सिवाय विंग के। तुम चाहते हो विंग तुम्हारा फ़ायदा उठाए? मेरा मतलब है कि कोई और अल्फ़ा मुझे टच ना करे सिवाय विंग के, मैं बस उसे चाहता हूँ।
मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। और ये बातें वांगजी सीधे मोशांशु की आंखों में देख के कह रहा था, मानो वो अपनी आंखों से बताना चाहता हो कि गधे तुम हो, कि तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आती, मैं तुम्हारे करीब जा रहा हूँ क्योंकि तुम हो। वो चीख चीख के उसकी आंखें ये कह रही थी, बट मोशांशु से समझ नहीं पा रहा था। और मोशांशु की आंखों में तो एक अलग ही इमोशन था। वो वांगजी से प्यार करता है, हमेशा से करता है। उसने उसकी कहानियाँ सुनी है, उसकी चित्र देखी है, उसके बारे में सुना है, उसे जाना है, और अब वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसे पता है कि वो कभी भी उसको डिज़र्व नहीं करता, इसीलिए वो हमेशा वांगजी को एज अ फ्रेंड देखने की कोशिश करता है, उसके सामने वैसा प्रिटेंड करता है। बट ये बात तो मोशांशु और हम सबको पता है ना कि वो वांगजी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी। ऐसा बात सुनकर मोशांशु कहता है, कोई नहीं, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। वैसे भी वी क्लैन और मो क्लैन एकदम ही सटे हुए हैं, और अगर उन्हें वी क्लैन के आउटस्कर्ट्स में कुछ हुआ होगा तो वहाँ पर मो क्लैन को में कुछ ना कुछ मुझे मिल सकता है। इसलिए मैं वापस मो क्लैन जाऊँगा और वहाँ पर मैं उसके बारे में कुछ पता कर सकता हूँ। शायद से कोई पुराना ओल्ड अंकल जो फॉरेस्ट में घूमते हो, या कोई भी इंसान, शायद उन्हें कुछ पता हो। नहीं, रहने दो। पर क्यों? क्या तुम्हें नहीं चाहिए? तुम्हारा अल्फा तुम्हारे पास हो? नहीं। क्यों? अभी तुम नहीं जा सकते, अभी सारी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई हैं, और वैसे भी तुम्हारी जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती तुम कहीं नहीं जा सकते हो, और ऐसा सोचना भी नहीं। बट मैं दवाइयाँ खा सकता हूँ। दवाइयाँ किस लिए बनी होती हैं? मेरी हीट कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन मैं खाता रहूँगा, और बस 2 साल की ही तो बात है, उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी, तो तुम तब जाके ढूंढ लेना कि तुम 2 साल तक दवाइयाँ खाओगे। तुम्हें पता है ना कितना तुम्हारे बॉडी के लिए ये ख़राब हो सकता है। तुम एक ओमेगा हो, ये अफेक्ट कर सकता है तुम्हें, तुम्हारी प्रेगनेंसी को, बाद में तुम्हारे हार्मोन्स को। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। क्या? मेरा मतलब है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मोशांशु। ठीक है, वैसे मैं यहाँ बात ये करने अभी नहीं आया था। तो क्या करने आए थे तुम? वैसे तुम वहाँ क्या सोच रहे थे? तुम बहुत गहरे ख्याल में थे। चलो मुझे बताओ, तुम मुझे छुपा नहीं सकते, और तुमने वादा किया ना कि हम फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स तो हमेशा हर चीज़ शेयर करते हैं ना, तो बताओ। ठीक है, पता नहीं वांगजी, मैंने एक बार अपने सपनों में एक रेड फिनिक्स देखा था, जो कि एक लड़के से कुछ कह रहा था। उसने मतलब उस लड़के ने भी बिल्कुल वाइट रोब्स पहने थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। पता है, वो बच्चा बहुत बड़ा नहीं था, वो करीब कुछ महीनों का होगा, वो बहुत छोटा सा बच्चा था, बट उसने वाइट रोब्स पहने थे, मतलब छोटे से वाइट कपड़े पहने थे। वो तुम्हारे बचपन की तरह हो सकता है, बहुत छोटा सा क्यूट सा बेबी था, और उसके सामने वो रेड फिनिक्स था। मैंने ये सपनों में कई बार देखा है, और अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैंने उस इंसान को बढ़ते देखा है। कभी वो कुछ महीनों का होता है, कभी वो कुछ साल का होता है, तो वो कभी उससे बड़ा दिखाई देता है, बट हमेशा मुझे ऐसा ही फील होता है जैसे वो रेड फिनिक्स उसे प्रोटेक्ट कर रहा है चारों तरफ। उसने बैरियर लगाया है अपने पंखों से, मुझे ऐसा फील होता है, बट मैं समझ नहीं पाता इसका क्या मतलब है। और कभी कभी ये सपने मुझे डराते हैं। वो शांशु, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और अगर सपनों में तुम मुझे देखते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बचपन से मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, और इसीलिए मम्मा ने मुझे हमेशा वाइट कपड़ों में, या डैडा ने मुझे बांधा है, इसलिए हो सकता है तुम मुझे देखते हो। वांगजी, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें अपने सोलमेट पे ध्यान रखना चाहिए, ना कि मुझ पे, समझे? विंग। वांगजी, तुमने फिर से मुझे विंग क्यों कहा? अरे मुँह से थोड़ा स्लिप हो गया, मेरा मतलब है कि मोर शांचो। वांगजी, तुम भी ना। अच्छा ठीक है, तो हम क्लासेस में चले? आज क्लासेस नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। मैं यहाँ से भी जाता हूँ। और वांगजी वहाँ से जल्दी से उठ के बाद भाग जाता है, और मोशांशु अपने मन में सोचता है, आज इसे क्या हो गया, बहुत अजीब बातें कर रहा था, और ये बार मुझे विंग क्यों कह रहा है। कि ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा कुछ ना कुछ शैतानियाँ करता ही रहता है। हे भगवान, इस थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए,
और इसके जल्दी से इसके मेट को इससे मिला दीजिए। वांगजी वहाँ से सीधे अपने गगा अंकल के पास आता है। उसके गगा और अंकल हांशी में थे और वांगजी भी हांशी में आता है। और तब वांगजी वहाँ देखता है कि उसके अंकल अकेले नहीं थे, वहाँ पर कुछ और भी लोग थे, जैसे कि जियांग क्लैन के लोग, जिन क्लैन के लोग और हमारे नी क्लैन के लोग। वो तीनों ही वहीं थे। वहाँ के जो भी मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो सब थे। वांगजी कहता है क्या यहाँ पे सभा चल रही है, वो भी हांशी में, पर क्यों? नी होसांग कहता है आके बैठो यहाँ पे। वांगजी चुपचाप एक साइड पे बैठ जाता है। और तब नी होसांग कहता है कि हाँ, तो जेबोजुन और अंकल चिनैन क्या बताएंगे हमें कि आखिर इस बारे में हम राजकुमार को क्यों नहीं पता है कि वांगजी ही आइस फीनिक्स है। आखिरकार वांगजी ही वो इंसान है जो हमारे वर्ल्ड को, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आगे चलकर हमें क्लैन को संभालना पड़ेगा तो हमें सबसे पहले उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हम पे आएगी। लैंड क्लैन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हम सब पे है, तो आखिर हमें क्यों नहीं पता, हम तो उसके फ्यूचर है ना। तो फिर लैन हुआन कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, बट जो भी अभी करंट में क्लैन के लीडर्स हैं उन्हें ये बात पता है, क्योंकि जब भी ये कोई भी क्लैन लीडर बनता है तो उससे पहले जो क्लैन लीडर थे वो उन्हें अपनी विरासत देते हैं और ये बात उन्हें बताते हैं कि उन्हें लैंड क्लैन को प्रोटेक्ट करना है और उस आइस फिनिक्स को भी। इसीलिए तुम्हारे भाई को, नी मिंजो को ये बात पता है। नी होसांग अपने ब्रदर की तरफ देखता है और नी मिंजे नोट करते हैं और कहते हैं हाँ ये बात मुझे पता है, बाबा ने बताया था और कहा था कि अगर कभी भी मैं अपने इस क्लैन लीडर बनने की डिसीज़न को बदलता हूँ और तुम्हें बनाता हूँ तो मैं तुम्हें इस बारे में तब बता सकता हूँ, उससे पहले नहीं। क्योंकि अगर हम क्लैन लीडर्स के अलावा और कुछ खास लोगों के अलावा ये बात किसी और को पता चलती तो इससे वांगजी को खतरा था। वांगजी के ऊपर कोई भी हमला कर सकता था, क्योंकि अभी उसके पास उस समय शक्तियाँ नहीं थी उसकी। वो एक आइस फिनिक्स है, उसके पास बिना पावर्स के, और उस समय उस पर खतरा था। बट अब ऐसा नहीं है, अब उसके पास उसकी पावर्स हैं, बट दिक्कत ये है कि उसका अल्फ़ा उसके पास नहीं है। क्योंकि आइस फिनिक्स के पास ये पावर्स है कि वो उस हीन आयरन को जहाँ पर वो है उसे सील करके रख सकता है और ढूंढ भी सकता है। बट उस सील को बनाए रखने के लिए जो पावर चाहिए, जो फुल शक्ति चाहिए, वो उसके अल्फ़ा के पास है। उसका अल्फ़ा और अगर वो दोनों साथ में ये करे तो वो सील कई सालों के लिए, कई जनरेशन्स के लिए सील हो जाती है। और इसीलिए हम नहीं चाहते थे उस समय वांगजी पर खतरा है, क्योंकि उसके अल्फ़ा के बारे में हमें नहीं पता था और अगर वो भी अभी तक पावर्स की उसके पास नहीं थी, इसीलिए उसकी जान पे हम रिस्क नहीं ले सकते थे। इसीलिए हमने किसी भी राजकुमार को भी ये बारे में नहीं बताया है। हम सिर्फ क्लैन लीडर्स जानते हैं इसके बारे में, और वो भी हर क्लैन लीडर नहीं, वही क्लैन लीडर जो प्योर एनर्जी को कल्टीवेट करते हैं, डार्क एनर्जी को नहीं। क्योंकि डार्क एनर्जी के लीडर्स अपने आप को अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो सबसे पहले आकर वांगजी को हार्म कर सकते हैं। इसीलिए बस जिन, जियांग और नी क्लैन को ही इसके बारे में पता है। यहाँ तक कि लैंग क्लैन के खुद एल्डर्स को इसके बारे में नहीं पता था। नी होसांग कहता है पर वांगजी ने भी तो मुझे नहीं बताया, उसे मुझे बताना चाहिए था। मैं उसे कभी हार्म नहीं करता। क्या आपको लगता है कि मैं उसे हार्म कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, बट ये बताना ज़रूरी नहीं था उस समय तुम्हारे लिए। और वैसे भी जानना या ना जानने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो, तुम उसके अल्फ़ा नहीं हो, उसका अल्फ़ा नहीं हूँ। पर मैं ढूंढने में कोशिश कर सकता था अगर बात इतनी ज़रूरी थी तो। अगर अब उसका अल्फ़ा नहीं मिला तो वो क्या करेगा? उसकी हीट आ जाएगी, हीट आने वाली है। वो 18 का हो गया है। मैं पहले ही उसके अल्फ़ा के बारे में पता लगाता और ज़्यादा ढूंढता आखिर बीन कहाँ है। बट अब बहुत लेट नहीं होगा गगा, अब तो मुझे बताना चाहिए था। नहीं होसांग, हम यहाँ मिले ही इसलिए ताकि हम उसके अल्फ़ा के बारे में कुछ पता कर सकें, हम बातें कर सकें। वांगजी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने अल्फ़ा को ढूंढ लिया है। वो सभी वहाँ जो तीनों क्लैन के लोग बैठे हुए थे वो शॉक्ड हो जाते हैं। और तब वांगजी कहता है हाँ, मैंने अपने अल्फ़ा को ढूंढ लिया है और वो बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, और वो वी क्लैन के राजा बनने की तैयारी कर रहा है। वो कैसे वहाँ का एक परफेक्ट किंग बन सकता है उसकी तैयारी कर रहा है। इसीलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर मेरी हीट आती है या मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो मेरा अल्फ़ा मेरे पास ही है। मैं एक संदेश दूँगा और वो मेरे पास आ जाएगा, इसलिए आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग ज़िंदा है और वो मेरे पास ही है, मेरे साथ है। और वैसे कहकर सबको कहता है कि अब आप लोग अपने कमरे में जा सकते हैं, आपको आराम करना चाहिए। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था। और वो बाकी सब भी वहाँ से निकल जाते हैं और अंकल चिरैन भी। तो वांग जी अपने गगू को खींच कर बेड पे बैठा देता है और उन्हें हग कर लेता है। और तब वान कहते हैं क्या हुआ? वांग जी कहता है मोस्टांशु को कुछ भी याद नहीं है। उसके सपनों में उसने देखा है मुझे और उस रेड फिनिक्स को, बट उसके अलावा